हेलो फ्रेंड्स, आज एक हम नीट का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये है 11 का नीट का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपको पहली बात ये समझना चाहिए कि प्लांट को ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरत पड़ी। प्लांट को ट्रांसपोर्ट जरूरत ऐसे पड़ी कि देखो, जो एल्गी है वो है एक्वाटिक प्लांट। वो है एक्वाटिक प्लांट। जब फास्ट ट्रू लैंड प्लांट आया जिसका नाम है टेरिडोफाइटा, जो फास्ट ट्रू लैंड प्लांट आया उसका नाम है टेरिडोफाइटा। इस टेरिडोफाइटा में वस्कुलर सिस्टम, क्या बोला मैंने, वस्कुलर सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। वस्कुलर सिस्टम मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो टेरिडोफाइटा है इसमें फर्स्ट वस्कुलर सिस्टम डिस्कवर हुआ था। वस्कुलर सिस्टम मीन्स जाइलम और फ्लोएम के एक साथ क्या कहते हैं, वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ क्या कहते हैं, वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो प्लांट में फर्स्ट जब टेरिडोफाइटा आया, वस्कुलर सिस्टम का डिस्कवर हुआ, जाइलम और फ्लोएम का डिस्कवर हुआ, तो प्लांट को ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है क्या, वाटर, और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है फूड। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे प्लांट खुद को बॉडी को अपने ट्रांसपोर्ट के लिए सुटेबल बनाता है। क्या क्या उसमें फीचर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लांट में वाटर फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पहली बात, प्लांट ट्रांसपोर्ट करता क्या है, कौन कौन सी मॉलिक्यूल और कौन कौन सी सब्सटेंस है जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है। जो पहली बात है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड का करता है फूड। थर्ड करता है मिनरल। फोर्थ करता है हार्मोन। प्लांट ट्रांसफर करता है वाटर को, फूड को, मिनरल को और हार्मोन को। जो वाटर ट्रांसफर करता है प्लांट, उस वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, जाइलम के थ्रू होता है। और कौन से डायरेक्शनल में होता है, यूनिडायरेक्शनल में होता है। जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है फ्लोएम के थ्रू, और वो है बाई डायरेक्शनल। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है, और वो होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन्स यहां पर कोई लीफ है, समझो प्लांट का लीफ है, तो यहां पर लीफ, यहां पर फूड सिंथेसिस हुआ। इस पॉइंट में, ए पॉइंट में फूड सिंथेसिस हुआ। तो ए पॉइंट में जो फूड सिंथेसिस हुआ, तो फूड यहां से ट्रांसफर होकर इधर भी जा सकता है और यहां पे ट्रांसफर इधर भी जा सकता है। तो ए पॉइंट में फूड सिंथेसिस हुआ तो बी पॉइंट में जा सकता है, सी पॉइंट में जा सकता है। तो फूड यहां से दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हुआ। इसलिए फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वो है बाई डायरेक्शनल। बट जब जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो है यूनिडायरेक्शनल। तो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है, एग्जांपल ऑक्सीजन के ले लो, जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी होता है बाई डायरेक्शनल। तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, वो होता है यूनिडायरेक्शनल। फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, वो होता है बाई डायरेक्शनल। मिनरल बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और जो हार्मोन है, जो ऑक्सीजन, एग्जांपल ऑक्सीजन का ले लो, तो वो पोलर ट्रांसपोर्ट से प्लांट में मूव करता है। तो अभी आप देखो, यहां पर सॉइल है, यहां पर लीफ है। इस रीजन के कहते हैं एपाइकल मेरिस्टेम। यहां कोई फूड है,
तो जब सॉइल से कोई मिनरल आएगा, जब सॉइल से कोई मिनरल आएगा तो वो ये जो मिनरल है, इस मिनरल जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। किससे होगा? जाइलम के थ्रू। कोई मिनरल है तो ये जो मिनरल है सॉइल के थ्रू आता है, इस मिनरल जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। किसके थ्रू होगा? जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अब जो ये लीफ है, इसे यहां पर फूड सिंथेसिस हुआ। मान लो ये लीफ का डेथ हो गया, ये लीफ गिर गया, तो ये जो लीफ डेथ हो गया और गिर गया, तो इसमें जो फूड मटेरियल था, इसमें जो फूड मटेरियल था और न्यूट्रिएंट था, मिनरल था, तो इस न्यूट्रिएंट को मिनरल को, फूड को मोबिलाइज करके इस डेथ लीफ से जो भी डेवलपिंग ग्रोइंग पार्ट है उसमें जो न्यूट्रिएंट, ये जो मैच्योर और डेथ लीफ था, इसमें जो मिनरल और न्यूट्रिएंट और फूड था, ये ट्रांसपोर्ट होकर कहां पर आएगा? जो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है और डेवलपिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है उसमें आएगा मोबिलाइज होके। तो इधर से जो न्यूट्रिएंट आएगा ये वो होगा फ्लोएम के थ्रू। जो सॉइल से आया है, जो सॉइल से न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट आया है, वो फ्लो होगा जाइलम के थ्रू। और जो लीफ है, जो लीफ डेथ हो गया, जो लीफ गिर गया प्लांट से, तो उस लीफ में जो मिनरल न्यूट्रिएंट था, वो जो मिनरल न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होके ग्रोइंग पार्ट्स और यंग लीव्स में जाएगा और डेवलपिंग पार्ट्स में जाएगा। तो उस मिनरल और फूड और न्यूट्रिएंट किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो आप लोग देखिए, जो प्लांट के अंदर के जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस, एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है? मान लो इधर एक सेल है और इधर एक सेल है, दो सेल है, सेल 1 सेल 2, दो सेल है। तो मान लो इस सेल में कोई मॉलिक्यूल एंटर हुआ, मान लो इस सेल में कोई मॉलिक्यूल एंटर हुआ, तो ये जो मॉलिक्यूल एंटर हुआ इस सेल में, तो इस सेल में इधर से मूव करेगा, इधर से मूव करेगा, तो विद इन सेल मूवमेंट हुआ है इस मॉलिक्यूल का, इस सेल में उस मॉलिक्यूल का विद इन मूवमेंट हुआ है। इस जो मॉलिक्यूल है इस सेल से क्रॉस करके इस सेल में जाएगा, तो क्या हुआ? कोई एक मॉलिक्यूल एक सेल में अंदर गया, वो मॉलिक्यूल अंदर जाके उस सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा है। अब उस सेल से, एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसे हम शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं प्लांट में। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑकर्स थ्रू जाइलम और फ्लोएम। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है? किसके थ्रू होता है? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? वो ऑकर्स थ्रू जाइलम और फ्लोएम, अब जिसे हम कहते हैं कि क्या? ट्रांसलोकेशन। तो दो टाइप के मूवमेंट हुआ, एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो तो हम समझ लिया, कोई एक मॉलिक्यूल एंटर होगा सेल में, सेल के अंदर मूवमेंट होगा, अब एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर होगा। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो ऑकर्स थ्रू जाइलम और फ्लोएम, और जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी यूज होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एटीपी यूज होता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ये तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पहले तो फास्ट होता है और एक होता है नॉन स्पेसिफिक, एक नॉन स्पेसिफिक होता है, फास्ट होता है, और नो यूज ऑफ एटीपी। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। कहां पर? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक तो ये फास्ट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है,
और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या, जब डिस्कस करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल, कोई एक डबल मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ये नहीं है कि कोई एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह तक। फूड हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, सब एक साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमेशा नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल, कोई न्यूट्रिएंट, कोई विटामिन, कोई हार्मोन ट्रांसपोर्ट होगा लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट में। बट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सिर्फ कोई एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नॉन स्पेसिफिक होता है। तो ये आप बात जरा ध्यान रखिए। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होता। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट 4 टाइप्स के होते हैं। एक है डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटी डिफ्यूजन, तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और 4th नंबर है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो 4 टाइप्स के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। एक है डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन कौन कौन से मॉलिक्यूल का होगा? डिफ्यूजन एक तो वाटर का होगा और एक गैस का होगा। डिफ्यूजन वाटर का होगा और गैस का होगा। अब देखिए डिफ्यूजन, फर्स्ट जो पॉइंट है, डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये पॉइंट आप याद रखिए कि डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन सेकेंड पॉइंट, नो यूज ऑफ एटीपी। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। उसमें आप पॉइंट याद रखिए कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, कोई गैसेस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा डिफ्यूजन में। और डिफ्यूजन में नो यूज ऑफ एटीपी, डिफ्यूजन में कोई एटीपी नहीं लगता, डिफ्यूजन में कोई एटीपी नहीं लगता। और क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको? जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, इस गैसियस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, इस गैसियस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस ही फॉलो करना होगा। बिकॉज डिफ्यूजन इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट। गैस को मूव करने के लिए डिफ्यूजन का सहायता लेना पड़ेगा। तो डिफ्यूजन इज द ओनली मीन फॉर गैसियस मूवमेंट। तो डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा गैस का और वाटर का। डिफ्यूजन में नो यूज ऑफ एटीपी। डिफ्यूजन और क्या क्या? डिफ्यूजन इज ए रैंडम प्रोसेस और एंड स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन इज ए रैंडम प्रोसेस एंड स्लो प्रोसेस। और क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको? डिफ्यूजन में रैंडम प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, और डिफ्यूजन इज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स along a concentration gradient। डिफ्यूजन किस प्रकार से होगा? along a concentration gradient। along a concentration gradient का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं along a concentration gradient। तो डिफ्यूजन में पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफ्यूजन रैंडम प्रोसेस हो गया, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन में कोई एटीपी नहीं लगता, और डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। और जो मैंने along a concentration gradient लिखा है, इसको कहते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, इसे कहते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन, इस पॉइंट को आप याद रखिए कि डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। डिफ्यूजन में कोई एटीपी के यूज नहीं होता। डिफ्यूजन जो रैंडम प्रोसेस, स्लो प्रोसेस होता है। और डिफ्यूजन वाटर के होता है
और गैसियस मॉलिक्यूल का होता है। वाटर जो है वो डिफ्यूजन के अलावा एक और तरीके से मूव कर सकता है, वो है ऑस्मोसिस। इस तरीके का इस्तेमाल करके वाटर मूव कर सकता है। तो डिफ्यूजन के बारे में और कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। वो है कि अगर कोई मॉलिक्यूल का साइज, कोई एक मॉलिक्यूल है उसका साइज अगर छोटा है तो डिफ्यूजन क्या होगा, फास्टर होगा। कोई मॉलिक्यूल का साइज अगर छोटा है तो डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्मॉल होगा उस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन फास्टर होगा। इफ एनी मॉलिक्यूल साइज इज बिगर देन डिफ्यूजन इज स्लोअर। देन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा है, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा है, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है तो डिफ्यूजन रेट क्या होगा, फास्टर होगा। और क्या आपको याद रखना है, आप लोग जानते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कोई एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल आपके पास है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। और कोई एक है पोलर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो कोई एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो जो मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इजीली क्रॉस कर जाएगा। लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है। आपने पढ़ा होगा कि स्टेरॉइड हार्मोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, और उस लिपिड सॉल्युबल हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएगा। पर जो पोलर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, कोई एक पोलर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये जो पोलर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये पोलर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो ये जो पोलर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकेगा। क्योंकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो है हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और जो पोलर मॉलिक्यूल होता है तो उसको क्रॉस करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चाहिए, कोई एक स्पेशल चैनल और पंप की जरूरत होती है। स्पेशल चैनल और पंप की जरूरत है। जो मॉलिक्यूल पोलर और हाइड्रोफिलिक है वो जब भी प्लाज्मा में क्रॉस करने जाएगा उसको क्या जरूरत है, स्पेशल चैनल और पंप की जरूरत है प्लाज्मा को क्रॉस करने के लिए। किस तरीके का मॉलिक्यूल, पोलर और हाइड्रोफिलिक टाइप। बट CO2, वाटर, O2, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, बट जो स्पेशल पोलर और हाइड्रोफिलिक है ये इजीली क्रॉस, जैसे हो गया सोडियम, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड। ये जो मॉलिक्यूल है सोडियम, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसको स्पेशल प्रोटीन चैनल, आयन चैनल और स्पेशल चैनल की जरूरत होती है। तब भी जब स्पेशल चैनल मेम्ब्रेन के ऊपर, टोनोप्लास्ट के ऊपर स्पेशल चैनल, पंप और चैनल प्रेजेंट होगा, तब भी उस तरीके के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो अभी आप देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो हमेशा 1 नंबर पॉइंट अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कोई मॉलिक्यूल होगा तो उस ए मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के इस पार ए मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन के इस पार ए मॉलिक्यूल है।
तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर है हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर है लो कंसंट्रेशन। तो फैसिलर डिफ्यूजन में क्या होगा, फैसिलर डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल करेगा और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फैसिलर डिफ्यूजन में नो यूज ऑफ एटीपी, क्या होगा, नो यूज ऑफ एटीपी, एटीपी का यूज नहीं होगा फैसिलर डिफ्यूजन में। फैसिलर डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए और टोनोप्लास्ट को क्रॉस करने के लिए क्या जरूरत है, स्पेशल चैनल और प्रोटीन चैनल और पंप की जरूरत होता है। तो फैसिलर डिफ्यूजन में क्या जरूरत है, फैसिलर डिफ्यूजन में स्पेशल चैनल और पंप चैनल की जरूरत है। अगर स्पेशल चैनल और पंप चैनल नहीं होगा तो फैसिलर डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो फैसिलर डिफ्यूजन में स्पेशल चैनल और पंप की जरूरत होती है और एटीपी के यूज नहीं होता और एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट करेगा। हम एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। नीट में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि फैसिलर डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और इसे हम क्या कहते हैं, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फैसिलर डिफ्यूजन में एटीपी का यूज नहीं होता और फैसिलर डिफ्यूजन के लिए स्पेशल चैनल और पंप चैनल की जरूरत पड़ती है। तो आप मान लो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कोई टोनोप्लास्ट का और वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। तो मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एक मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है और एक मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक। तो कौन से मॉलिक्यूल इजीली पास करेगा, कौन सी मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कौन सी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकेगा? जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकेगा विदाउट एनी स्पेशल चैनल और प्रोटीन। बट जो पोलर मॉलिक्यूल है, वो जो पोलर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकेगा। जो हाइड्रोफिलिक और पोलर मॉलिक्यूल है वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा। उसको पास करने के लिए, पोलर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको स्पेशल चैनल और प्रोटीन चैनल और पंप की जरूरत है। इसलिए फैसिलर डिफ्यूजन में कोई मॉलिक्यूल पास करने के लिए सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो सोडियम ग्लूकोज ये जो मॉलिक्यूल है इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए स्पेशल चैनल और ट्रांसपोर्टर और पंप चैनल की जरूरत होती है। किसमें? फैसिलर डिफ्यूजन में। फैसिलर डिफ्यूजन में हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कैरियर प्रोटीन, एक है चैनल प्रोटीन। फैसिलर डिफ्यूजन को मैंने FD लिखा है। तो फैसिलर डिफ्यूजन का टू टाइप में हमने डिवाइड किया, एक है कैरियर प्रोटीन और एक है चैनल प्रोटीन। जो कैरियर प्रोटीन है उसको हम और 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूनिपोर्ट, एक है सिम्पोर्ट, एक है एंटीपोर्ट। तो हम कैरियर प्रोटीन को 3 टाइप में डिवाइड कर लिया, एक है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, यूनिपोर्ट क्या है, सिम्पोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है। देखिए आप लोग, मान लो एक मेम्ब्रेन है, इसमें चैनल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वैक्यूल का मेम्ब्रेन है। तो मान लो इसमें चैनल और पंप, प्रोटीन चैनल और पंप प्रेजेंट है। तो हम किसको यूनिपोर्ट कहेंगे, किसको सिम्पोर्ट कहेंगे और किसको एंटीपोर्ट कहेंगे।
अगर कोई मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली, अगर कोई मॉलिक्यूल है वो अकेला ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, अगर कोई मॉलिक्यूल अकेला ही किसी को जरूरत बिना क्रॉस मेम्ब्रेन को इस पार से उस पार चला गया, तो सिंगल मॉलिक्यूल चला गया इस पार से उस पार, तो इसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट, सिंगल मॉलिक्यूल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई दो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया और उसका डायरेक्शन भी सेम है, उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। If two molecule cross the plasma membrane in the same direction, it is called symport। मैंने क्या कहा, अगर दो मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर लिया, उसका डायरेक्शन भी सेम है, मैंने दिखाया देखो कि डायरेक्शन भी उसका सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। दो मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर लिया सेम डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। अगर दो मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दो मॉलिक्यूल है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन। दो मॉलिक्यूल है, एक इधर जा रहा है एक इधर आ जा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है ऑपोजिट, उसे हम कहते हैं एंटीपोड। क्या कहते हैं, उसे हम एंटीपोड कहते हैं, इसको हम एंटीपोड कहते हैं। इसको सेम डायरेक्शन हो गया तो सिम्पोड, और सिंगल मॉलिक्यूल जो क्रॉस कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसे हम कहते हैं यूनिपोड। आप जब पढ़ेंगे आरबीसी में क्लोराइड शिप जब पढ़ेंगे आप, उसमें बाइकार्बोनेट और क्लोरीन का एंटीपोड से मेम्ब्रेन के उस पार इस पार होगा। बाइकार्बोनेट और क्लोरीन का एंटीपोड मीडियम से ट्रांसपोर्ट होगा। जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन में सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, तो जब इंटेस्टाइन में और किडनी में जो सोडियम और ग्लूकोज है, उस सोडियम और ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, सेम डायरेक्शन में सोडियम और ट्रांसपोर्ट होगा और ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो सोडियम और ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखिए जो प्रोटीन चैनल है, जो पम्प चैनल है, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक है और फीचर है, जो हम तीन कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सैचुरेशन। क्या है, सैचुरेशन। किसे हम सैचुरेशन कहते हैं वो हम अभी जानेंगे। तो आप लोग देखिए, ये कोई मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें मान लो हमने 3 चैनल बना दिया। क्या बना दिया, 3 चैनल बना दिया। तो इस तीन चैनल मान लो एक सेकंड में 5 सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है। एक चैनल में 1 सेकंड में 5 सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है। तो नंबर ऑफ चैनल कितने हैं, 3। तो 3 चैनल है, तो एक चैनल से 5 सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, तो 3 चैनल में कितना आएगा, 15 सोडियम 1 सेकंड में आएगा। 3 चैनल है, तो एक चैनल से 5 सोडियम आ रहा है 1 सेकंड में, तो हमारे पास चैनल के कितना नंबर है, 3। तो 3 चैनल है, तो 3 चैनल में 5 करके 15 सोडियम अंदर आएंगे, 1 सेकंड में आएगा 15 सोडियम। तो नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जब हम चैनल का नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे, चैनल का नंबर फिक्स्ड है, 3 है तो 3 ही है, हम क्या करेंगे, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। हम सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया पर चैनल का नंबर सेम रखा। तो अब हमें बताओ कि डिफ्यूजन रेट इंक्रीज होगा कि नहीं। यहां पर डिफ्यूजन रेट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चैनल का नंबर यहां पर फिक्स्ड है। चैनल का नंबर मैंने नहीं बढ़ाया, हम किसका नंबर बढ़ाया, हम सोडियम का कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, पर डिफ्यूजन रेट इंक्रीज नहीं होगा। डिफ्यूजन रेट को इंक्रीज करने के लिए हमको चैनल का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जब तक चैनल का नंबर आप नहीं बढ़ाओगे, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज नहीं होगा। चैनल का नंबर बढ़ाओगे तभी डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिफ्यूजन रेट इंक्रीज नहीं होगा। तो अब हम चैनल का दूसरा फीचर पढ़ेंगे और वो है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होता है, आप लोग देखिए।
ये कोई मेम्ब्रेन है, तो इसमें हमने बनाया सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें हमने बनाया सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर। तो अब हमें बताओ, आप लोग बताओ कि ये तो जो दो चैनल है, प्रोटीन चैनल है, इसमें से सोडियम पोटेशियम सोडियम ग्लूकोज के अलावा और कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या? इससे सोडियम और ग्लूकोज के अलावा और कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो प्रोटीन चैनल है वो सिर्फ सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराएगा। ये जो प्रोटीन चैनल है ये सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को पास कराएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा, दूसरा कोई आ नहीं सकता। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप चैनल है इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आ नहीं सकता, इसमें सिर्फ सोडियम पोटेशियम ही आएगा। तो ये जो पंप का जो फीचर है कि उसमें से कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है ट्रांसपोर्ट हो। पंप क्या चाहते हैं, प्रोटीन चैनल क्या चाहते हैं कि एक कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट हो। तो वो जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिविटी कहते हैं। अब चैनल का तीसरा फीचर जो ये है इनहिबिशन। चैनल का तीसरा फीचर का नाम क्या है? इनहिबिशन। हम किसे इनहिबिशन कहते हैं? देखिए आप लोग, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे? हम बाहर से कोई इनहिबिटर, क्या इनहिबिटर मतलब जो किसी को इनहिबिट कर सके। हम बाहर से कोई इनहिबिटर ऐड कर लिया, तो ये जो इनहिबिटर मैंने इसमें ऐड किया, तो इस इनहिबिटर क्या करेंगे? इस इनहिबिटर ये जो प्रोटीन चैनल है इसका जो साइड चेन है, क्या है? इसका जो साइड चेन है, किसे हम साइड चेन कहते हैं? आर चेन को। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया? इनहिबिटर को ऐड किया। इनहिबिटर क्या करेगा? इनहिबिटर प्रोटीन का जो साइड चेन और आर चेन है उसमें जाकर वो बाइंड करेगा। इनहिबिटर क्या करेगा? प्रोटीन का जो साइड चेन और आर चेन है उसमें जाकर वो बाइंड करेगा, जब भी इनहिबिटर प्रोटीन का साइड चेन में बाइंड हो गया तो क्या होगा? प्रोटीन का जो शेप है, जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। जब भी इनहिबिटर प्रोटीन चैनल में, प्रोटीन पंप में बाइंड होगा आर चेन में, तो प्रोटीन चैनल का शेप और साइज चेंज हो जाएगा। जब प्रोटीन चैनल का शेप और साइज चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन चैनल किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा, तो इसे हम कहते हैं इनहिबिशन। तो अब आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कोई एक मेम्ब्रेन है, यहां पर एक मेम्ब्रेन है, यहां पर कोई मॉलिक्यूल है, यहां पर कोई मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल इधर है इसका कंसंट्रेशन इधर हाई है और इसका कंसंट्रेशन इधर लो है, तब भी मॉलिक्यूल क्या होगा? तब भी मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रैवल करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई मॉलिक्यूल जो है वो हर बार लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रैवल करेगा। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसे हम क्या कहें? और एक भाषा में कह सकते हैं, जो कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। जो नीट में पूछा जाएगा उसे हम कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल होता है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन साइड में ट्रैवल करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? एटीपी का यूज होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी का यूज होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा, और उसे हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब देखो, एक मेम्ब्रेन, मान लो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इधर वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है?
वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल हम जानते हैं किस मीडियम से ट्रैवल करता है, ऑस्मोसिस से। किस मीडियम से? ऑस्मोसिस से वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रैवल करता है प्लाज्मा के इस तरफ से उस तरफ तक। अब अगर मान लो वो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहता है कि हमें फास्ट मूव करना है, हमें फास्ट मूव करना है, हमारा स्पीड जो है ऑस्मोसिस से वो काफी कम है, हमें फास्ट मूव करना है, तब वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेशल चैनल प्रेजेंट है। इस चैनल का ये जो चैनल है ये जो बना होता है, ये बना होता है एक्वापोरिन प्रोटीन से। क्या बना, किससे बना हुआ होता है? एक्वापोरिन प्रोटीन से बना होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल चाहता है कि हमें फास्ट मूव करे, तो उस फास्ट मूव के लिए इसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन प्रोटीन से बना हुआ एक चैनल प्रेजेंट है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस से ज्यादा फास्ट मूव कर सके। तो एक्वापोरिन एक वाटर चैनल है। अब जो आते हैं ये है पोरिन प्रोटीन। नीट में क्वेश्चन आएगा पोरिन प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होता है, किसमें पाया जाता है। तो पोरिन, फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना है, पोरिन एक लार्ज साइज चैनल है। लार्ज साइज चैनल, पोरिन प्रोटीन लार्ज साइज के होते हैं। कहां पर पाया जाता है पोरिन प्रोटीन? माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो उस आउटर मेम्ब्रेन जो पोर पाया जाता है, जो वहां पर पोर है वो किससे बना होता है? वो पोरिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो पोरिन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एंड सम बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया होता है, उसमें भी पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। पोरिन प्रोटीन आप लोग मन रखिए, याद रखिए कि लार्ज साइज चैनल प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड कुछ बैक्टीरिया में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो गाइस यहां तक आज के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।